मैपिंग की सीरीज में हमने अपने लास्ट सेशन में यूरोप कॉन्टिनेंट को पढ़ा था। यूरोप कॉन्टिनेंट में अभी तक हमने यूरोप के पॉलिटिकल मैप को देख लिया है, उसके मुख्य मुख्य जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो कैपिटल्स हैं उन सब की बात हमने कर ली है, और साथ ही साथ हमने जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो स्ट्रेट हैं यूरोप के चारों तरफ, उन सब की बात हमने कर ली है। और कल के सेशन में हमने यूरोप की जो मेजर रिवर्स हैं उनकी बात हम कर रहे थे, ठीक है। और मेजर रिवर्स को देखने के क्रम में हमने जिन रिवर्स की चर्चा कर ली थी, अगर हम एक बार उनकी बात करें तो हमने शुरू किया था आपका यहाँ से विस्टुला रिवर से। विस्टुला रिवर के बाद हमने देखा था ऑर्डर, एब, राइन, सीन, लॉयर, गैरोन, एब्रो, ड्यूरो, टॉगस और ग्वाडिलक्विविर, इन नदियों को देख लिया था। इसके अलावा हमने रोन नदी को देख लिया था, पो नदी को देख लिया था। फिर हमने आपको बोला था कि अब हम यहाँ से शुरू करेंगे डॉन, डॉन के बाद निप्पर, निप्पर के बाद निस्तर और डेन्यूब। तो कल की जो हमारी चर्चा थी उसमें हमने निस्तर नदी तक की अपनी चर्चा को जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हमें निस्तर नदी के बाद आगे चलना है, और आज हम जिन नदियों की चर्चा करेंगे उनमें सबसे पहले हम डेन्यूब नदी की बात करेंगे। डेन्यूब नदी की बात करने के बाद फिर हम इधर से जो रसिया वाले पार्ट में कुछ नदियां हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, ओनेगा है, रवीना है, मेजन है, और एक रिवर यहाँ से इस तरीके से ऐसे निकलती है जिसका नाम है पेच्योरा। पेच्योरा, इन चार नदियों की बात करेंगे और उसके अलावा वोल्गा रिवर की बात करेंगे, ठीक है। जब इतनी बात हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो यूरोप का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये जो नदियां हैं, चाहे वो वोल्गा की बात कर ले, चाहे ओनेगा की, चाहे दवीना की, चाहे मेजन की और चाहे पेच्योरा की, ये रशियन क्षेत्र में पड़ती हैं। तो इसलिए अभी हम इन पांचों रिवर्स को छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है। अभी हम इस तरफ वाले बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी बात कर रहे हैं, फिर रसिया की बात हम अलग से करेंगे, ठीक है। तो इन नदियों के बाद आज हम बात करते हैं सबसे पहले डेन्यूब रिवर की। तो डेन्यूब रिवर की बात अगर हम करें, अपनी चर्चा को शुरुआत करें, तो सबसे पहली चीज डेन्यूब रिवर। डेन्यूब रिवर जहां से निकलती है उस क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक माउंटेन हमने देखा था, ये जर्मनी वाले क्षेत्र से डेन्यूब रिवर जो है वो ओरिजिन हो रही है। और जर्मनी में भी एक माउंटेन हमने देखा था, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन हमने देखा था कब? जब हमने राइन रिवर की बात की थी कि राइन रिवर ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस, जो कि दोनों ब्लॉक माउंटेन्स हैं, उन्हीं के बीच से होकर गुजरती है। यानी इस तरफ ब्लैक फॉरेस्ट है तो इस तरफ वासजेस है, और इन्हीं के बीच से राइन नदी गुजर रही थी जो कि आल्पस माउंटेन के एरिया से निकल रही थी, ठीक है। उस चर्चा में हमने ब्लैक फॉरेस्ट को देखा था। तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती यानी डेन्यूब जिस पहली देश से होकर गुजर रही है, जहां से ओरिजिनेट हो रही, वो देश कौन सा है? तो जर्मनी, ठीक है। जर्मनी से निकलने के बाद, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने के बाद ये एक दूसरे देश में एंट्री करती है और उस देश का नाम है ऑस्ट्रिया, ठीक है। जर्मनी से निकलने के बाद ऑस्ट्रिया में एंट्री करती है। अब जब ये ऑस्ट्रिया में, यहां से देखिए ये है ऑस्ट्रिया देश, ये पूरा यहां तक, ये मैं पेन से अलग कलर से दिखा रहा हूं बॉर्डर, ये आपका जहां पे मैंने हरा बॉर्डर किया ये पूरा जर्मनी का क्षेत्र है, और उसके नीचे ये जो पूरा एरिया है ये आप देखिए, ये फिर आगे आपका ऑस्ट्रिया का एरिया, ठीक। यहां से ये रिवर ये निकलने के बाद देखिए ये ऑस्ट्रिया में एंट्री कर गई, ठीक है। ऑस्ट्रिया में एंट्री करी। अब ऑस्ट्रिया में इस रिवर के तट पर दो शहर मिल जाएंगे। एक शहर मिलेगा यहां पर, इस शहर का नाम है लिंज, ठीक है, लिंज। और दूसरा जो शहर मिलेगा वो यहां पर है, वो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकली जो कि जर्मनी में है, वहां से ऑस्ट्रिया में एंट्री करेगी, और ऑस्ट्रिया में दो शहर मुख्य रूप से इस डेन्यूब रिवर के कोस्ट पर पड़ेंगे। एक शहर का नाम है लिंज और दूसरे शहर का नाम है वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है।
ऑस्ट्रिया से निकलने के बाद वहां से ये रिवर फिर से दो देशों की बॉर्डर बनाती है। एक देश है, तीसरा देश स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, और चौथा देश है हंगरी। ठीक है, स्लोवाकिया और हंगरी। तो यहां से ये इस तरीके से, ये देखिए, ये है स्लोवाकिया का क्षेत्र, ये है हंगरी का क्षेत्र। ठीक है, ये दोनों। तो यहां से स्लोवाकिया और हंगरी, देखिए यहां से ये स्लोवाकिया और हंगरी का बॉर्डर बनाएगी। ठीक है, स्लोवाकिया और हंगरी का बॉर्डर बनाएगी, जहां पर स्लोवाकिया की राजधानी जो है वो है ब्रातिस्लावा, और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। ऑस्ट्रिया की राजधानी हमने देख लिया वियना। ठीक है, तो यहां से स्लोवाकिया और हंगरी की बॉर्डर बनाती है ये डेन्यूब रिवर, और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये दोनों भी इसी डेन्यूब रिवर के कोस्ट पर ही स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद इन दोनों का बॉर्डर बनाते हुए हंगरी में एंट्री कर जाएगी ये रिवर। ठीक है, हंगरी में एंट्री करेगी, और जहां पर हंगरी में एंट्री करेगी वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो एक प्लेन है, एक मैदान का क्षेत्र है, और उसी हंगरी के मैदानी क्षेत्र में जो विदाउट ट्रीज वाले ग्रास लैंड है, उन ग्रास लैंड को कहा जाता है बुडा पुस्टाज। ठीक है, पुस्टाज। पुस्टाज ग्रासलैंड हंगरी में है, उस ग्रासलैंड वाले एरिया से होकर गुजरती है। चूंकि इस घास के मैदान से होकर गुजरती है, इसलिए डेन्यूब रिवर को कहा जाता है ग्रीन रिवर। ग्रीन रिवर क्यों? क्योंकि घास के मैदान जो कि हंगरी में है, जिसका नाम है पुस्टाज, पुस्टाज नाम से जाना जाता है, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे हंगरी वाले क्षेत्र में, और इस वजह से इस रिवर को ग्रीन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकल रही है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से होते हुए स्लोवाकिया और हंगरी का बॉर्डर बनाती है, जिसके तट पर स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये दोनों ही स्थित हैं। इसके बाद ये पुस्टाज वाला जो क्षेत्र है जो कि ग्रास लैंड है उससे होकर गुजरती है, इसलिए इसको बोला जाता है ग्रीन रिवर। ठीक है, इसके अलावा हंगरी के बाद अगर आप देखेंगे तो ये फिर से दो जो कंट्रीज हैं उनकी सीमा बनाती है। अब कौन सी कंट्री है? एक कंट्री का नाम है क्रोएशिया, क्रोएशिया, और दूसरी कंट्री का नाम है सर्बिया, सर्बिया। क्रोएशिया और सर्बिया इन दोनों की सीमा बनाती है वापस से। तो यहां से निकली, आप यहां पर देखेंगे तो ये है क्रोएशिया का क्षेत्र, ये है सर्बिया का क्षेत्र, इसके इस तरफ ये, और इन दोनों का ये बॉर्डर बनाते हुए ये एंट्री कर रही, यहां पर देखिए ये क्रोएशिया का क्षेत्र है और ये सर्बिया का ये पूरा क्षेत्र है। क्रोएशिया और सर्बिया का बॉर्डर बनाते हुए ये एंट्री करेगी किस देश में? तो फिर एंट्री करेगी एक और देश में जिसका नाम है रोमानिया, रोमानिया। ठीक है, फिर एंट्री करी रोमानिया में, यहां से ये है आपका रोमानिया कंट्री, यहां से रोमानिया में एंट्री करी, और रोमानिया में एंट्री करने के बाद लास्ट में एक और शहर, एक और देश से होकर गुजरेगी जिसका नाम है बुल्गारिया, बुल्गारिया। बुल्गारिया से होकर फिर ये यहां से ये ब्लैक सी में आकर अपना वाटर जो है वो डिस्चार्ज कर देगी। यानी कि जो डेन्यूब रिवर है वो 8 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 देशों से, सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरने वाली ये नदी है। तो दुनिया में एक ऐसी नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है वो कौन सी है? तो डेन्यूब रिवर है। कौन कौन से देशों से? तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, वहां से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से होकर गुजरती है, फिर स्लोवाकिया और हंगरी की बॉर्डर बनाती है, और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये दोनों इसी रिवर के कोस्ट पर स्थित है।
वहां से फिर ये रिवर क्रोएशिया और सर्बिया का बॉर्डर बनाती है, और क्रोएशिया सर्बिया का बॉर्डर बनाने के बाद ये निकल जाती है कहां पर, रोमानिया में, और रोमानिया के बाद बुल्गारिया से होकर ये वापस से काला सागर में गिर जाती है। ठीक, अब जो सर्बिया की राजधानी है वो है बेलग्रेड। ये भी इसी डेन्यूब रिवर के कोस्ट पर है। तो हमने देखा दुनिया के सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, और साथ ही साथ 4 मुख्य राजधानियां इसी डेन्यूब रिवर के कोस्ट पर है। कौन सी? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा, हंगरी की बुडापेस्ट और सर्बिया की बेलग्रेड। ये 4 राजधानियां भी इसी रिवर के कोस्ट पर है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इस रिवर की एक और विशेषता की, तो ये पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ये पश्चिमी यूरोप का पूरा हिस्सा है, तो पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। और साथ ही साथ ओवरऑल यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो ये उसकी दूसरी सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी और ओवरऑल यूरोप की दूसरी सबसे लंबी रिवर है ये डेन्यूब। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें ओवरऑल जो इसका कैचमेंट एरिया है, तो इसका कैचमेंट एरिया जो है वो जर्मनी यूक्रेन वाले क्षेत्र से भी लग जाता है। तो अगर अपवाह बेसिन की बात की जाएगी तो इसमें एक देश और जुड़ जाएगा जो कि यूक्रेन, यानी इसकी कुछ सहायक नदियां यूक्रेन से होकर गुजरती है, वरना दुनिया के 8 देशों से होकर ये गुजरती है, और 4 राजधानियां इसी जो डेन्यूब रिवर है उसके तट पर स्थित है। ठीक है, अब आप इसी चीज को एक बार देख लीजिए पॉलिटिकल मैप में। पॉलिटिकल मैप में आइए, तो पॉलिटिकल मैप में देखिए ये है जर्मनी, ठीक है। पॉलिटिकल मैप में आइए, तो पॉलिटिकल मैप में आप देखिए ये है जर्मनी। जर्मनी में यहां पर है आपका ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट। जर्मनी के बाद देखिए ये है ऑस्ट्रिया, तो जर्मनी से निकलने के बाद ये ऑस्ट्रिया में आई। ऑस्ट्रिया से यहां पर देखिए ये वियना है, और ये है ब्रातिस्लावा। ठीक है, तो वियना और ब्रातिस्लावा, ये ब्रातिस्लावा है स्लोवाकिया की राजधानी, वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी, और ये दोनों ही ट्विन सिटीज के रूप में है, जुड़वा शहर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, यहां से फिर ये देखिए ये है क्रोएशिया देश, ठीक है, और ये है हंगरी। तो यहां से इधर से निकलने के बाद ये हंगरी और क्रोएशिया के बॉर्डर से होकर गुजरती है, और हंगरी और क्रोएशिया के बॉर्डर से गुजरने के बाद फिर सर्बिया में एंट्री करेगी, और सर्बिया में देखिए ये है बेलग्रेड जो कि सर्बिया की राजधानी है, बेलग्रेड से होकर गुजरेगी। ठीक है, उसके बाद फिर सर्बिया और इसका बॉर्डर बनाते हुए फिर ये कहाँ एंट्री करेगी, बुल्गारिया में, रोमानिया में। रोमानिया के बाद बुल्गारिया से होते हुए ये ब्लैक सी में आकर अपना वाटर डिस्चार्ज करेगी। तो इस तरीके से डेन्यूब दुनिया के सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरने वाली एक नदी है। ठीक है, ये हो गई डेन्यूब रिवर की बात। ये जो देश मैंने बताया, जो राजधानियां बताया, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली रिवर पे। अगली रिवर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि हम फिर यूरोप के जो रशियन वाला एरिया है उसके तरफ चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक रिवर है ओनेगा, ठीक है, यह है दवीना, यह है मेजन, और एक रिवर यहां से इस तरीके से ऐसे निकल रही है जिसका नाम है पेच्योरा। ठीक, ये ओनेगा, दवीना, मेजन और पेच्योरा, ये चारों रसिया की नदियां हैं। ठीक है, और रशिया की नदियां होने के साथ ये चारों जाकर गिरती कहाँ हैं, तो ये आर्कटिक ओशन में, ये पूरा एरिया जो है आर्कटिक ओशन का है, तो जाकर आर्कटिक ओशन में गिरती हैं। इसमें भी अगर आप आर्कटिक ओशन में भी स्पेसिफाई करना चाहें तो ओनेगा, दवीना और मेजन, ये तीन के तीनों आकर व्हाइट सी में गिरती हैं, सफेद सागर में गिरती हैं, और जो पेच्योरा है वो जाकर बैरेंट सी में गिरती है। ठीक है, ये चार की चारों रूस के क्षेत्र की नदियां हैं और आर्कटिक ओशन में जाकर अपना जो वाटर है वो डिस्चार्ज करती हैं। ठीक है, इनका क्रम आपको ध्यान में रखना, आपसे क्रम लगवाने को पूछा जा सकता है।
इसमें अगर हम पेच्योरा रिवर की बात करें तो जो पेच्योरा रिवर है वो रसिया की एक ऐसी नदी है जिसके कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा मात्रा में कोल माइंस पाए जाते हैं, कोयले के खान पाए जाते हैं। लेकिन चूंकि इसका अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये 66.5 डिग्री के आर्कटिक सर्किल के ऊपर है, इसलिए हमेशा फ्रोजन रहता है। और फ्रोजन रहने की वजह से जो ये कोल माइंस हैं इनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, या आप कह लीजिए कि इनका खनन करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए वर्तमान में इनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसके ऊपर का जो एरिया है वो आर्कटिक सर्कल वाले क्षेत्र में आता है, तो उसको लेकर एक ग्रुप बनाया गया है, आर्कटिक ग्रुप, है ना। उसमें बहुत सारे देश आते हैं और वर्तमान समय में दुनिया के हर देश इस आर्कटिक सर्कल का जो ग्रुप है उससे जुड़ रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र में जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं खासकर पेच्योरा नदी बेसिन में उसका कह लीजिए कि कंजम्पशन किया जा सके, उनका प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गई ओनिगा, दवीना, मेजन और पेच्योरा नदियों की बात। ठीक है, इसके बाद ये जो आप व्हाइट सी देख रहे हैं, है ना, व्हाइट सी के ऊपर अगर इस वाले क्षेत्र पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक प्रायद्वीप मिलेगा, एक पेनिनसुला मिलेगा जिसका नाम है कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप, ठीक है, ये कोला प्रायद्वीप व्हाइट सी के कोस्ट पर है और साइबेरिया वाले क्षेत्र में है और रूस में है। इस कोला प्रायद्वीप में ही आज तक वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ड्रिलिंग की गई है अर्थ के अंदर। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त बताया था कि कोला प्रायद्वीप में आज तक की हाईएस्ट या डीपेस्ट ड्रिलिंग की गई जो 12 किलोमीटर का है, वो इसी कोला प्रायद्वीप में है। ठीक है, इसी कोला प्रायद्वीप में ही अगर आप व्हाइट सी के कोस्ट पर देखेंगे यहां पर, तो यहां पर आपको एक बंदरगाह मिलेगा, उस बंदरगाह का नाम है मरमांस्क। मरमांस्क बंदरगाह, ठीक है, मरमांस्क बंदरगाह अगर आप देखेंगे तो मरमांस्क जो बंदरगाह है वो मरमांस्क बंदरगाह लोकेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो ऐसे क्षेत्र में सिचुएटेड है जो पूरे साल फ्रोजन होता है, बर्फ से ढका रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मरमांस्क बंदरगाह पूरे साल खुला रहता है। क्यों पूरे साल खुला रहता है? क्योंकि नॉर्वेजियन की गर्म जलधारा इसी क्षेत्र में आती है और नॉर्वेजियन की गर्म जलधारा जो है वो मरमांस्क के आसपास के क्षेत्रों का जो आइस है, जो ग्लेशियर्स है, उनको मेल्ट कर देती है और इसलिए मरमांस्क बंदरगाह आर्कटिक सर्कल के पास होने के बावजूद ध्रुवों नॉर्थ जो पोल है उसके समीपस्थ स्थित होने के वजह के बावजूद भी पूरे साल व्यापार के लिए ओपन रहता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि आर्कटिक तट पर जितने भी बंदरगाह हैं उनमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है। ठीक है, तो ये हो गई इस तरफ की बात। ठीक है, जो एशिया, जो रशिया वाला पार्ट है, एशिया नहीं रसिया वाला पार्ट है, वहाँ के रिवर्स की। अब एक रिवर और जो बच जाती है वो है वोल्गा रिवर। ये है वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर भी रसिया का ही पार्ट है। वोल्गा रिवर की बात करें तो आप यहां पर देखिए, यहां से ये रिवर निकल रही है ना, गल्फ ऑफ फिनलैंड के पास से ही रसिया का ही ये एरिया है, उसी रसिया वाले क्षेत्र से निकल रही है और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है और ये यहाँ से निकलने के बाद अगर आप देखेंगे तो पूरे साइबेरिया को क्रॉस करते हुए आकर कैस्पियन सागर में अपना जो वाटर है वो डिस्चार्ज करती है। ठीक है, तो कैस्पियन सागर में अपना जो वाटर है वो डिस्चार्ज करती है। ठीक है, इसके बाद ये जो नदी है ये ट्रांस वोल्गा मैदान से होकर गुजरती है, यानी वोल्गा रिवर का ही जो बनाया गया एक प्लेन है जिसको ट्रांस वोल्गा मैदान कहते हैं, उसको पूरा पार करते हुए कैस्पियन सागर में आकर अपना जो वाटर है वो डिस्चार्ज करती है। इसके बाद ये जो वोल्गा रिवर का कोस्टल एरिया है, ये जो कोस्टल एरिया है ये पूरे यूरोप का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है सी लेवल से। तो यूरोप का सबसे निचला स्थान है सी लेवल से वोल्गा का ही कोस्टल एरिया। इसके अलावा ट्रांस वोल्गा रिवर की बात करें तो ट्रांस वोल्गा जो प्लेन्स है ये अपने
क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, खनिज तेल उत्पादन के लिए फेमस है। खनिज तेल उत्पादन के लिए फेमस होने की वजह से इसको कहा जाता है सेकेंड बाकू। बाकू इसको नाम क्यों दिया गया है? एक्चुअली आपको पता है कि पहले सोवियत रूस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन होता था, जिसमें रशिया के साथ साथ अजरबैजान है ना, तुर्कमेनिस्तान, ऐसे ढेर सारे देशों का एक समूह था। ठीक है, तो जो अजरबैजान है, अजरबैजान में एक जगह है बाकू, जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था। लेकिन उस समय यूएसएसआर ये चूंकि अजरबैजान उसी का एक हिस्सा था, तो ओवरऑल बाकू जो है यूएसएसआर का सबसे प्रमुख क्रूड ऑयल प्रोडक्शन वाला एरिया था। लेकिन फिर 1990 के आसपास में यूएसएसआर का विघटन हो गया और उसके जो देश हैं वो अलग अलग हो गए। फिर जो बाकू का एरिया था वो अजरबैजान में चला गया, लेकिन रशिया का जो ट्रांस वोल्गा रीजन है या वोल्गा रिवर का जो कोस्टल एरिया है उसमें क्रूड ऑयल मिलता है, इसलिए उसको सेकेंड बाकू का के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये वोल्गा रिवर हो गई। वोल्गा रिवर की बात हमने कंप्लीट कर ली। वोल्गा रिवर के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद एक और रिवर की हमको बात करनी है, जो कि है यूराल रिवर। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यूराल माउंटेन्स है और यूराल माउंटेन से एक रिवर आकर निकलती है और वो भी आकर इसी कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक, तो यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में आकर गिरती है। ठीक है, और ये जो यूराल रिवर है वो एशिया और यूरोप का नेचुरल बॉर्डर बनाती है, प्राकृतिक बॉर्डर का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये पूरी नदियों की कहानी रही, पूरी नदियों की बात हमने अपनी कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब चूंकि नदियों की बात कंप्लीट कर लिया है हमने, अब हमें एक चीज और देखना है, और वो क्या है? वो है आपका जितने भी माउंटेन्स हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में, हमें एक एक करके उनकी बात कर लेनी है। माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो माउंटेन्स को देखने का जो हमारा तरीका होगा वो ऐसा होगा कि एक एक देश के तरफ आप चलते जाएंगे, वहां पर जो क्रम बन रहा होगा हम उस क्रम की बात करते जाएंगे ताकि आपको चीजें आसानी से याद रह जाएं। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा जो माउंटेन्स है वो। आप एटलस में आइए, सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन वाला जो हमने एरिया देखा था, ग्रेट ब्रिटेन का एरिया देखा था, वहां पर आइए। यह है आपका यूनाइटेड किंगडम का एरिया। यूनाइटेड किंगडम के एरिया में आएंगे तो सबसे ऊपर यहां पर हमने देखा था स्कॉटलैंड, या मैं पॉलिटिकल मैप खोल लेता हूं, पॉलिटिकल मैप में आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, ये पॉलिटिकल मैप है, ये है यूनाइटेड किंगडम का एरिया। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम का एरिया है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के ऊपर वाले हिस्से में अगर आप आएंगे तो हमने देखा था 3 देश देखा था। एक देश हमने देखा था स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड वाले हिस्से में आएंगे तो आपको एक माउंटेन मिलेगा जिसका नाम है ग्रैम्पियन। यहां पर इसका नाम है ग्रैम्पियन। ग्रैम्पियन माउंटेन्स। ग्रैम्पियन माउंटेन्स कहां पे है? तो स्कॉटलैंड वाले एरिया में है। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको इंग्लैंड वाले क्षेत्र में, ये इंग्लैंड का एरिया है, तो यहां पर एक माउंटेन इस तरीके से दिखेगा फैला हुआ। इस माउंटेन का नाम है पेनाइन। पेनाइन माउंटेन, पेनाइन माउंटेन। ठीक है, ये इंग्लैंड वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसके बाद तीसरा माउंटेन यहीं पर आपको दिखेगा इस जगह पर, यह भी ब्रिटेन वाले एरिया में ही है और इसका नाम है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन माउंटेन। ये 3 माउंटेन्स आपको मिल जाएंगे कहां पर? यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड वाले एरिया में, जिसमें ग्रैम्पियन माउंटेन मिलेगा स्कॉटलैंड में, पेनाइन माउंटेन मिलेगा इंग्लैंड वाले एरिया में, और कैम्ब्रियन माउंटेन मिलेगा ये भी इंग्लैंड वाले एरिया में। ठीक है, अब हम ये 3 माउंटेन्स आपने देख लिए। इन 3 माउंटेन्स देखने के बाद आप आइए ऊपर की तरफ, जहां पे हमने नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड देश देखा था। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड देश में अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको एक माउंटेन मिलेगा इस पूरे क्षेत्र में,
इस पूरे क्षेत्र में एक माउंटेन्स ऐसे फैला हुआ मिलेगा, ये जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये ग्रीन वाला पूरा, इस माउंटेन का नाम है स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन माउंटेन। हमने स्कैंडिनेविया देश देखा था, स्कैंडिनेविया पेनिनसुला देखा था जिसमें नॉर्वे और स्वीडन आ रहे थे, तो स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स भी इसी क्षेत्र में स्थित है। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स में ही अगर आप देखेंगे तो आपको एक और माउंटेन दिखेगा यहाँ पर हल्का सा, जो नॉर्वे और स्वीडन है उन्हीं के बॉर्डर पर, और उस माउंटेन का ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं उसका नाम है जोलेन माउंटेन, जोलेन माउंटेन्स, ठीक है, जोलेन माउंटेन्स। जोलेन माउंटेन्स में अगर आप देखेंगे तो एक क्षेत्र मिलेगा और उस क्षेत्र का नाम है किरूना और गैलीवर, दो क्षेत्र मिलेंगे आपको। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक क्षेत्र मिलेगा किरूना और एक क्षेत्र मिलेगा गैलीवर। ये जो किरूना और गैलीवर क्षेत्र है जोलेन माउंटेन्स के ही एरिया में प्राप्त हो रहे हैं। ये दोनों के दोनों मैग्नेटाइट अयस्क जो होता है, मैग्नेटाइट ओर जो होता है, जो कि आयरन ओर का है जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है, उसकी प्राप्ति होती है इस स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में या इस जोलेन माउंटेन्स के एरिया में, ठीक है। तो हमने 4 मुख्य माउंटेन्स देखे यूनाइटेड किंगडम में, ग्रैम्पियन देखा, फिर पेनाइन देखा और कैम्ब्रियन देखा। उसके बाद स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स में हमने जोलेन माउंटेन्स को देखा, और जोलेन माउंटेन्स के एरिया में हमको किरूना और गैलीवियर नाम के 2 क्षेत्र मिलेंगे जो मैग्नेटाइट आयरन ओर के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। और इसी के बगल में हमने कोला प्रायद्वीप देखा था। यहां पर देखिए ये है कोला प्रायद्वीप का एरिया, और कोला प्रायद्वीप के एरिया के पास में ये है मरमांस्क बंदरगाह, ठीक है, मरमांस्क बंदरगाह जो पूरे साल खुला रहता है, ठीक है। और ये है आपका व्हाइट सी का एरिया, ठीक है। इसके बाद वापस आइए, थोड़ा सा और नीचे की तरफ आइए, तो आपको कई सारे देशों के बॉर्डर पर एक माउंटेन मिलेगा। उस माउंटेन का नाम है आल्पस माउंटेन, ठीक है। आप आल्पस माउंटेन, ये आल्पस माउंटेन बहुत सारे देशों के बॉर्डर पर है। ये जैसे ये फ्रांस है तो फ्रांस में फैला हुआ है, फ्रांस के बाद स्विट्जरलैंड के एरिया में है, ठीक है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद ऑस्ट्रिया का एरिया है, ऑस्ट्रिया के अलावा इटली का एरिया है, ठीक है, इटली का एरिया है, और इटली के अलावा जर्मनी का एरिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली, इन देशों में, इन 6 देशों में फैला हुआ एक माउंटेन मिलेगा आपको, और उस माउंटेन का नाम है आल्पस माउंटेन, आल्पस माउंटेन। मैं इसको इधर लिख देता हूं। यह है आपका आल्पस, ठीक है। आल्पस माउंटेन 6 देशों में फैला हुआ। देश कौन कौन से हैं? तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी, ठीक है। स्विट्जरलैंड में ये जो आल्पस माउंटेन है, यहां से हमने 2 नदियों को निकलते देखा था। एक नदी का नाम था राइन और दूसरी नदी का नाम था पो, जिसको हम इटली की गंगा कहते हैं, ठीक है। तो ये आल्पस माउंटेन हो गया। आल्पस माउंटेन की अगर हम बात करें तो इसकी एक सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो है माउंट ब्लैंक। तो आल्पस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट ब्लैंक। ये आपका आल्पस की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और इसी आल्पस में एक और चोटी मिलेगी, माउंट मैटरनिक। माउंट मैटरनिक, माउंट मैटरनिक जो है वो स्विट्जरलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। ये दोनों आल्पस की मुख्य चोटियां हैं। आल्पस माउंटेन्स के पास में ही हमने एक झील देखा था। उस झील का नाम क्या था? तो लेक कॉन्स्टेंस, जो कि जर्मनी वाले एरिया में ही स्थित है, जो जहां से राइन रिवर होकर गुजर रही थी। तो लेक कॉन्स्टेंस यहीं पर आल्पस माउंटेन वाले एरिया में है, ठीक है। तो ये आल्पस माउंटेन की बात हो गई।
आल्पस माउंटेन के बाद आप आइए, ये जहां पे हमने स्पेन पुर्तगाल को देखा था, स्पेन पुर्तगाल और ये फ्रांस, इन तीनों के क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको एक और जो माउंटेन है वो मिलेगा। सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल इन दोनों के बॉर्डर पे अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको एक माउंटेन मिलेगा। इस माउंटेन का नाम है पिरेनीज माउंटेन, पिरेनीज माउंटेन, जो कि स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर स्थित है, पिरेनीज माउंटेन्स। ठीक है, पिरेनीज माउंटेन्स के बाद आप आइए जहां पर हमने आइबेरियन पेनिनसुला देखा था, स्पेन पुर्तगाल और अंडोरा नाम के देश जिस पर आ रहे थे। तो मुख्य रूप से स्पेन और पुर्तगाल पर आइए तो आइबेरियन पेनिनसुला पर आपको एक सीरीज ऑफ माउंटेन्स दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेन के यहाँ ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे, कोस्ट बिस्के के खाड़ी जो है उसके कोस्ट के पास अगर आप देखेंगे तो एक माउंटेन मिलेगा। उस माउंटेन का नाम है कैंटाब्रियन, कैंटाब्रियन माउंटेन। ठीक है, कैंटाब्रियन माउंटेन। कैंटाब्रियन माउंटेन के थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो एक और माउंटेन मिलेगा स्पेन वाले एरिया में ही, जिसका नाम है सेंट्रल कॉर्डिलेरा, सेंट्रल कॉर्डिलेरा। ठीक है, सेंट्रल कॉर्डिलेरा। सेंट्रल कॉर्डिलेरा के थोड़ा सा और नीचे जाएंगे स्पेन वाले एरिया में ही, ये थोड़ा सा पुर्तगाल में भी टच करता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक और माउंटेन्स ऐसे मिलेगा जिसका नाम है सियरा मोरेना, सियरा मोरेना। ठीक है, सियरा मोरेना के नीचे आएंगे तो एक और मिलेगा स्पेन वाले एरिया में ही, जिसका नाम है सियरा नेवादा, सियरा नेवादा। और सियरा नेवादा के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा पुर्तगाल और स्पेन इन दोनों क्षेत्रों में वेटिकन कॉर्डिलेरा, वेटिकन कॉर्डिलेरा। ठीक है, ये माउंटेन्स आपको मिलेंगे इस आइबेरियन पेनिनसुला पे। आइबेरियन पेनिनसुला पे कौन कौन सा, तो सबसे ऊपर बिस्के की खाड़ी के कोस्ट के पास में कैंटाब्रियन माउंटेन जो कि स्पेन में है, उसके नीचे सेंट्रल कॉर्डिलेरा है, उसके बाद पुर्तगाल और स्पेन दोनों क्षेत्र में फैला हुआ सियरा मोरेना है, फिर स्पेन में ही सियरा नेवादा है और वेटिकन कॉर्डिलेरा है जो कि स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर के ऊपर जस्ट है, उसके कोस्ट पर है। ठीक है, या मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पर है। ये आइबेरियन पेनिनसुला के माउंटेन्स हो गए। इनका आप नॉर्थ टू साउथ क्रम ध्यान रखिएगा कि कैंटाब्रियन, सेंट्रल कॉर्डिलेरा, सियरा मोरेना, सियरा नेवादा और वेटिकन कॉर्डिलेरा, इनका क्रम आपसे पूछा जा सकता है। जो पिरेनीज है ये फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर लाइन पर स्थित है और इसी पिरेनीज माउंटेन के क्षेत्र में ही आपका अंडोरा नाम का जो देश है वो स्थित है। इतने माउंटेन्स हमने देख लिए। इतने माउंटेन्स देख लेने के बाद आप यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़िए। ठीक है, अब अगर हम नदियों की बात करें तो आपने देखा था ग्वाडलक्विविर रिवर, वो यही सियरा नेवादा माउंटेन वाले एरिया से ही निकल रही थी ग्वाडलक्विविर रिवर। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था एक ड्यूरो नाम का रिवर जो कि कैंटाब्रियन माउंटेन से निकलती है और आकर मेडिटेरेनियन सी में गिर रही थी। ठीक है, इसके बाद यहां से अब आप आइए इटली के पेनिनसुला पर, इटली के प्रायद्वीप पर, है ना। जब आप इटली पेनिनसुला यानी इस वाले क्षेत्र में आएंगे तो आपको कोस्ट पर एक माउंटेन मिल जाएगा, इटली के कोस्ट पर। यहां पर देखेंगे तो एक माउंटेन मिलेगा जिसका नाम है एपेनाइन, एपेनाइन। एपेनाइन माउंटेन कहां पर है, तो इटली के प्रायद्वीप के पास एड्रियाटिक सागर के कोस्ट पर। ठीक है, एड्रियाटिक सागर ये है, ये एड्रियाटिक सागर है। एड्रियाटिक सागर के कोस्ट पर ही इटली में एपेनाइन माउंटेन मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद इटली के अपोजिट साइड आप जाएंगे जो कि एड्रियाटिक सी के ईस्ट में, तो यहां पर आपको एक माउंटेन मिलेगा इसी कोस्ट पर ही। और इस कोस्ट पर जो माउंटेन मिलेगा उस माउंटेन का नाम है दिनारिक आल्प्स, दिनारिक आल्प्स। ठीक है, तो दिनारिक आल्प्स कहां है, आपका एड्रियाटिक सागर के ईस्टर्न कोस्ट पर है दिनारिक आल्प्स।
ठीक है, बेसिकली एड्रियाटिक सागर के तट पर। उसके बाद यहां से आइए, यहां पर आपने ये देखा था आयोनियन सागर। आयोनियन सागर के पास में अगर आप तट पर देखेंगे ग्रीस वाले एरिया में, तो यहां पर आपको एक ऐसे माउंटेन मिलेगा और इस माउंटेन का नाम है पिंडस, पिंडस माउंटेन। ठीक है, तो एपेनाइन इटली के प्रायद्वीप पर, एड्रियाटिक सागर के वेस्टर्न कोस्ट पर, एड्रियाटिक सागर के ईस्टर्न कोस्ट पे दिनारिक आल्पस है। ठीक है, एड्रियाटिक सागर से तट से थोड़ा सा दूर आयोनियन सागर के तट के पास ग्रीस वाले क्षेत्र में देखेंगे तो पिंडस माउंटेन्स मिल जाएगा। पिंडस माउंटेन से थोड़ा सा और आप आगे बढ़ेंगे तो इस वाले क्षेत्र में आपको एक तट से थोड़ा सा अंदर की ओर यहां पर आपको एक माउंटेन मिलेगा। मैं पेन चेंज करता हूं। हाँ, यहां पर अगर आप आएंगे तो यहां पर एक आपको माउंटेन मिलेगा जिसका नाम है बाल्कन माउंटेन, बाल्कन माउंटेन्स। ठीक है, ये बाल्कन जो माउंटेन्स है ये तट से अंदर है। ठीक, बाल्कन माउंटेन्स के बाद आप हल्का सा और अंदर की तरफ आएंगे इस वाले क्षेत्र में, तो यहां पर आपको एक ऐसे माउंटेन मिलेगा जिसका नाम है ट्रांसल्वीनिया, ट्रांसल्वीनियन आल्पस, ट्रांसल्वीनियन आल्पस। और ट्रांसल्वीनियन आल्पस के बाद थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको एक माउंटेन मिलेगा जिसका नाम है कार्पेथियन, कार्पेथियन। ठीक है, कार्पेथियन माउंटेन। कार्पेथियन माउंटेन के बाद अगर आप और ऊपर जाएंगे तो ये जो रशिया वाला पार्ट है इस जगह पर आपको एक माउंटेन मिलेगा इस तरीके से, और इस माउंटेन का नाम है वल्दाई, वल्दाई माउंटेन्स। ठीक है, वल्दाई माउंटेन्स रशिया वाले क्षेत्र में है। ठीक है, वल्दाई माउंटेन्स। ठीक, इसके बाद कौन कौन से माउंटेन हो गए मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं। इटली के प्रायद्वीप पर एड्रियाटिक सागर के वेस्टर्न कोस्ट पर एपेनाइन माउंटेन, एड्रियाटिक सागर के ईस्टर्न कोस्ट पे दिनारिक आल्पस, आयोनियन सागर के तट पर पिंडस माउंटेन्स जो कि ग्रीस में है, आयोनियन सागर से कोस्ट के थोड़ा सा अंदर जाकर बाल्कन माउंटेन्स है, बाल्कन माउंटेन्स के उत्तर में जाएंगे तो ट्रांसल्वीनियन आल्पस है, उसके और उत्तर में जाएंगे तो कार्पेथियन माउंटेन्स है, और सबसे लास्ट में साइबेरिया वाले क्षेत्र में वल्दाई माउंटेन्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, वल्दाई माउंटेन्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद अब आप वापस आइए रूस फ्रांस वाले एरिया में। आप जब फ्रांस वाले एरिया में आएंगे, फ्रांस वाले एरिया में वापस आइए, तो फ्रांस वाले एरिया में आप आएंगे तो आपको कुछ माउंटेन और दिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्रांस में जहां पर आपने आल्पस देखा था, आल्पस के थोड़ा सा पहले फ्रांस और स्विट्जरलैंड इन दोनों के बॉर्डर पर एक माउंटेन मिलेगा यहां पर ऐसे, उस माउंटेन का नाम है जूरा, जूरा माउंटेन। जूरा माउंटेन कहां पर है बेसिकली, तो यह है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर। फिर फ्रांस वाले एरिया में ही थोड़ा सा और ऊपर की तरफ आप आल्पस के वेस्टर्न एरिया में जाएंगे तो आपको एक माउंटेन यहां पर मिलेगा, यहां पर इस माउंटेन का नाम है वासजेस, वासजेस। ठीक है, यह फ्रांस वाले क्षेत्र में है। वासजेस के ईस्टर्न तरफ अगर आप आएंगे तो जर्मनी वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा यहां पर एक माउंटेन जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, और फिर जर्मनी में ही ब्लैक फॉरेस्ट से थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहां पर एक माउंटेन मिलेगा आपको जिसका नाम है हॉर्ज, हॉर्ज माउंटेन। ठीक है, इतने माउंटेन्स आपको ध्यान में रखने हैं जो पूरा का पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इतने माउंटेन्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, माउंटेन्स को मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं। ठीक है, एक बार फिर से दिखाने के लिए मैं आपका दूसरा मैप यूज कर लेता हूं जिसमें देशों का नाम न लिखा हो। हाँ, इस मैप में हम देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं। ठीक है,
ठीक है, इतने माउंटेन्स आपको ध्यान में रखना। माउंटेन्स मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप चीजों को समझिए। सबसे पहले नॉर्वे स्वीडन के पास आएंगे तो आपको स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स मिलेगा। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स का ही एक पार्ट है जोलेन माउंटेन्स, जहां पर आपको दो प्लेस मिलेंगे, किरूना और गैलीवर। ये दोनों मैग्नेटाइट ओर के लिए फेमस है, मैग्नेटाइट आयरन ओर के लिए फेमस है। इसके बाद आप आएंगे इंग्लैंड वाले क्षेत्र में, यूनाइटेड किंगडम में। स्कॉटलैंड में आपको ग्रैपियन माउंटेन मिलेगा, इंग्लैंड में आपको पेनाइन माउंटेन मिलेगा, और इंग्लैंड के वेस्टर्न एरिया में आपको कैम्ब्रियन माउंटेन मिलेगा। ठीक है, कैम्ब्रियन माउंटेन। यहां से आप आइए जर्मनी वाले क्षेत्र में, तो जर्मनी वाले क्षेत्र में आपको ब्लैक फॉरेस्ट मिलेगा दक्षिणी जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट के आगे हर्ज पर्वत मिलेगा। ये हर्ज और ब्लैक फॉरेस्ट ये दोनों जर्मनी के माउंटेन हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रांस में आएंगे तो फ्रांस में आपको जूरा माउंटेन मिलेगा। ठीक है, फ्रांस में जूरा माउंटेन मिलेगा, जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड इन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक, तो जूरा माउंटेन फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है। फिर वासजेस माउंटेन ये फ्रांस में स्थित है, ये है इसका लोकेशन। ठीक है, इसके बाद आप आइए फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर, तो आपको मिलेगा पिरेनीज माउंटेन का क्षेत्र, यह है पिरेनीज माउंटेन। ठीक है, इसी पिरेनीज माउंटेन के पास में अंडोरा नाम का देश सिचुएटेड है। यहां से आप आइबेरियन पेनिनसुला पे आएंगे। आइबेरियन प्रायद्वीप पर हमने आपको बताया था कि मुख्य रूप से स्पेन और पुर्तगाल ये दो देश हैं, अंडोरा देश भी उसी में से एक आता है। ठीक है, आइबेरियन पेनिनसुला पे बिस्के की खाड़ी के कोस्ट पर देखेंगे तो कैंटाब्रियन माउंटेन दिखेगा, ये कैंटाब्रियन माउंटेन है। कैंटाब्रियन माउंटेन के जस्ट नीचे देखेंगे तो सेंट्रल कॉर्डिलेरा दिखेगा। सेंट्रल कॉर्डिलेरा के नीचे देखेंगे तो सियरा मोरेना दिखेगा। सियरा मोरेना के नीचे सियरा नेवादा, और फिर मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पर वेटिकन कॉर्डिलेरा, ये माउंटेन दिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपने सेंट्रल कॉर्डिलेरा और सियरा मोरेना देखा, यहां पर देखिए ये है सेंट्रल कॉर्डिलेरा और ये है सियरा मोरेना। इन दोनों के बीच में पुर्तगाल और स्पेन वाले क्षेत्र में एक पठार स्थित है, जिसको कहा जाता है मेसेटा का पठार। मेसेटा पठार, इस पठार को भी ध्यान में रखना। कहां पर है तो सियरा मोरेना और सेंट्रल कॉर्डिलेरा, इन दोनों के बीच में पुर्तगाल और स्पेन वाले क्षेत्र में फैला हुआ है ये मेसेटा का पठार। ठीक है, यहां तक हो गया। यहां से आप आइए फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, इन 6 देशों में फैला हुआ है आल्पस माउंटेन, जिसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक, और इसी आल्पस माउंटेन की एक पीक है माउंट मेटरनिक, जो स्विट्जरलैंड की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, इसी आल्पस माउंटेन के क्षेत्र में आपने देखा था लेक कॉन्स्टेंस, जहां से राइन रिवर होकर गुजर रही थी। ठीक है, इसके बाद आप आइए इटली के प्रायद्वीप पर। इटली प्रायद्वीप पर आप देखेंगे एड्रियाटिक कोस्ट के वेस्टर्न हिस्से में एपेनाइन माउंटेन्स, एड्रियाटिक सागर के ईस्टर्न कोस्ट पे दिनारिक आल्पस मिलेगा, आयोनियन सागर के कोस्ट पर ग्रीस में पिंडस माउंटेन मिलेगा। फिर आयोनियन सागर पे तट से थोड़ा सा अंदर की ओर जाएंगे तो बाल्कन माउंटेन्स मिलेगा। बाल्कन माउंटेन्स के उत्तर में जाएंगे तो ट्रांसल्वीनियन माउंटेन मिलेगा। ट्रांसल्वीनियन माउंटेन्स के ऊपर अगर आप जाएंगे तो कार्पेथियन माउंटेन्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, कार्पेथियस माउंटेन। ठीक, इसके बाद कार्पेथियस माउंटेन के और ऊपर अगर आप जाएंगे रूस वाले पार्ट में तो आपको वल्दाई माउंटेन्स मिल जाएगा, वल्दाई माउंटेन्स। ठीक, इतने माउंटेन्स ध्यान रखना है। इतने माउंटेन्स के बाद आपको एक माउंटेन का नाम और ध्यान रखना पड़ेगा। एक क्या, बेसिकली 2 माउंटेन का नाम आपको और ध्यान रखना पड़ेगा। इस पॉलिटिकल मैप में अगर आप आइए, ये भी यूरोप का मैप है। यहां पर आप देख रहे हैं ब्लैक सी और ये है कैस्पियन सी। इस ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये जॉर्जिया, अजरबैजान, इन दोनों देशों के पास अगर आप देखेंगे, और रसिया, जॉर्जिया, अजरबैजान और रसिया, इन देशों में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक पूरा माउंटेन स्थित है जिसका नाम है काकेशस माउंटेन, काकेशस माउंटेन। और इसी कॉकेशस माउंटेन में अगर आप देखेंगे जॉर्जिया वाले क्षेत्र में एक पीक स्थित है। यहां पर इस पीक का नाम है एल्ब्रुस। एल्ब्रुस,
एल्ब्रुस जो है काकेशस माउंटेन की हाईएस्ट पीक होने के साथ साथ पूरा जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो एल्ब्रुस सबसे हाईएस्ट पीक है पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट की। ये जो काकेशस माउंटेन है ये किन किन देशों में फैला हुआ है, तो मुख्य रूप से रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। मैं नाम लिख दे रहा हूं, रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया, इन 4 देशों में फैला हुआ है ये काकेशस माउंटेन और इसकी हाईएस्ट पीक एल्ब्रुस जो कि पूरे यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक भी है। ठीक है, इसके बाद काकेशस माउंटेन के बाद ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में स्थित है ये जो आपका काकेशस माउंटेन है। ठीक है, और ये एशिया और यूरोप का नेचुरल बॉर्डर का निर्माण भी करती है। ठीक, उसके बाद आपको यहां पर देखना है जो यूराल रिवर है, यहां पर एक माउंटेन आपको मिल जाएगा इस तरीके से। इस माउंटेन का नाम है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन बेसिकली रशिया में यूरोप और एशिया का बॉर्डर बनाती है। यूराल माउंटेन के वेस्ट का जो पार्ट है वो आपका मुख्य रूप से आ जाता है यूरोप वाले पार्ट में, और उसके ईस्ट का जो क्षेत्र है रशिया का वो आ जाता है एशिया वाले पार्ट में। ठीक है, तो यूराल माउंटेन भी नेचुरल बॉर्डर बनाती है और इसी यूराल माउंटेन से एक रिवर निकलती है यूराल। यहाँ पर देखिए ये है यूराल रिवर, और ये यूराल रिवर भी आप देखेंगे तो ये कजाकिस्तान वाले क्षेत्र से होकर कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, तो यूराल जो है वो रसिया वाले क्षेत्र और कजाकिस्तान से होते हुए आकर गिरती है कहां पर, तो कैस्पियन सागर में। ठीक है, और ये भी नेचुरल बॉर्डर का निर्माण करती है यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट की। ठीक है, अब आप इटली वाले क्षेत्र में आएंगे तो आपको 3 मुख्य रूप से एक्टिव वल्केनोज मिल जाएंगे। ठीक है, एक आपने जहां पर एपेनाइन माउंटेन देखा था, एपेनाइन माउंटेन के क्षेत्र में ही आपको दिख जाएगा एक एक्टिव वल्केनो जिसका नाम है माउंट विसुवियस। विसुवियस, माउंट विसुवियस है। माउंट विसुवियस के बाद अगर आप आएंगे तो यहां पर यह है सिसिली द्वीप। ठीक है, यह है आपका सिसिली द्वीप। इस सिसिली द्वीप में अगर आप आएंगे तो सिसिली द्वीप में आपको एक मिल जाएगा माउंट एटना। माउंट एटना ये भी एक वल्केनो है। ठीक है, और इसी भूमध्य सागर में अगर आप देखेंगे तो एक और छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है लिपारी। ठीक है, यहां पर एक द्वीप है लिपारी करके। उस लिपारी द्वीप में अगर आप देखेंगे लिपारी द्वीप में एक और आपका ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली, जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो ये लिपारी द्वीप पर है स्ट्राम्बोली। ये तीनों एक्टिव वल्केनोज हैं। ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गई पूरे माउंटेन्स की बात जो कि जो यूरोप वाला क्षेत्र है वहां पर स्थित है। ठीक है, अब यूरोप की जो हमारी चर्चा है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। बस एक आध चीजें हमको और देखनी है इस यूरोप वाले क्षेत्र में। ठीक है, वो एक आध चीज क्या है उसकी बात कर लेते हैं। एक दो मेजर विशेषताएं जो आपसे एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में जो आपसे पूछा जा सकता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें तो हमने देखा था जो देश है नॉर्वे, उसको मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है, मिडनाइट सन वाला देश कहा जाता है। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड को हजारों झीलों का देश यानी कंट्री ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद यूक्रेन देश की बात करें तो यूक्रेन देश में अगर आप देखेंगे तो ये कई नदियां हमने देखा था, जैसे निप्पर देखा था, निस्तर देखा था, डोनाबास देखा था। तो ये ढेर सारी नदियां हैं और इसलिए इस यूक्रेन के क्षेत्र में पूरा का पूरा एक
समशीतोष्ण घास के मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, जो पूरा का क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। व्हीट प्रोडक्शन यूक्रेन में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। और साथ ही साथ रोटी की डलिया यानी बास्केट ऑफ ब्रेड के नाम से भी यूक्रेन को जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद एक देश है यहां पर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। यूरोप का खेल का मैदान नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, अगर हम नीदरलैंड की बात करें, यहां पर नीदरलैंड अपने, ये है आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड ट्यूलिप के जो फूल हैं होते हैं ट्यूलिप, उनके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, इसके अलावा बुल्गारिया हमने देखा था, यहां पर देखिए ये है आपका बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है वो फेमस है गुलाब के फूलों के लिए। ठीक, तो बुल्गारिया गुलाब के फूलों के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ झीलों की। झीलों की बात करें तो सबसे पहले लेक कॉन्स्टेंस की बात करते हैं, जो कि आल्प्स वाले क्षेत्र में हमने देखा था। ये जो लेक कॉन्स्टेंस है ये 3 झील देशों के बॉर्डर पर स्थित है। वो 3 देश कौन से हैं? तो जर्मनी, यहां पर देखिए ये है जर्मनी। जर्मनी के बाद ये है ऑस्ट्रिया और ये है स्विट्जरलैंड। इन तीनों के बॉर्डर पर यहां पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, इन तीनों के बॉर्डर पर स्थित है लेक कॉन्स्टेंस। और इस लेक कॉन्स्टेंस से होकर गुजरती है आपका राइन रिवर। ठीक है, उसके बाद 2 झीलें हमें और देखनी। एक झील का नाम है लडोगा और दूसरी झील का नाम है ओनेगा। यहां पर रसिया वाले क्षेत्र में आप देखिए, यहां पर आइए, यह है आपका लेक ओनेगा और उसके नीचे लेक लडोगा। लडोगा झील, ओनेगा झील। ठीक है, तो ओनेगा झील की अगर हम बात करें तो ये एक मीठे पानी की झील है और रूस की दूसरी सबसे बड़ी झील है लेक ओनेगा। ठीक, लडोगा झील की बात करें तो लडोगा झील भी रूस में स्थित है और ये रूस की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ठीक, रूस की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है कौन सी? तो लडोगा झील। और रूस के साथ साथ पूरे यूरोप की अगर हम बात करें सबसे बड़ी झील कौन सी है तो भी लेक लडोगा ही है। तो लेक लडोगा यूरोप की सबसे बड़ी झील है, साथ ही साथ रूस की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसके बाद अगर आप स्वीडन में आएंगे तो यहां पर देखिए ये स्वीडन है और आपको 2 झीलें मिलेंगी। एक का नाम है वेटर्न और एक का नाम है वेनर्न। तो लेक वेटर्न और लेक वेनर्न, ये दोनों झीलें यहां पर देखिए वेटर्न और वेनर्न, ये 2 झीलें हैं आपका स्वीडन वाले क्षेत्र में। फिनलैंड में चूंकि बहुत सारे झील हैं इसलिए उनका नाम ध्यान रखने की जरूरत आपको नहीं है। इसके अलावा फ्रांस वाले क्षेत्र में हमने एक झील देखा था जिसका नाम है लेक जेनेवा। लेक जेनेवा, ठीक है, लेक जेनेवा। इतनी झीलें आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है इस यूरोप के क्षेत्र की। ठीक, इसके बाद एक क्षेत्र आता है पोस्चरलैंड नाम का। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है पोस्चरलैंड क्या है। ठीक, तो पोस्चरलैंड मैंने आपको बताया था नीदरलैंड वाले क्षेत्र में है ना, यहां पर। और ये जो नीदरलैंड और बेल्जियम का ये जो क्षेत्र, ये नीदरलैंड और बेल्जियम, इन दोनों का जो क्षेत्र है या जो जटलैंड प्रायद्वीप का पूरा एरिया है, मुख्य रूप से नीदरलैंड वाले एरिया में जो हमने बात की थी कि वहां पर समुद्र के पानी को पीछे पंप करके फेंक दिया गया है और खेती योग्य जमीन बना ली गई है। तो उसी खेती योग्य वाले जमीन को पोस्चरलैंड का एरिया कहा जाता है नीदरलैंड में। तो पोस्चरलैंड नीदरलैंड में जो समुद्र के पानी को पीछे धकेलकर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज किया जाता है, उस क्षेत्र को पोस्चरलैंड नाम से या पोस्चरलैंड नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक शब्द आपको मिल सकता है मूरलैंड। मूरलैंड क्या है? तो इंग्लैंड के मिडिल वाले पार्ट में जो हाईलैंड एरिया है उसी को मूरलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक, मूरलैंड नाम से। ठीक, उसके बाद एक चीज और देखिए, हमने कुछ राजधानियां देखी थी। आप यहां फ्रांस में आइए तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस से एक रेलवे लाइन गुजरती है जो आती है इस्तांबुल तक। यहां पर तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल,
टर्की हमने आपको बताया था, टर्की यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, तो टर्की का जो हिस्सा यूरोप में पड़ता है उसको इस्तांबुल कहा जाता है। ठीक, तो पेरिस से एक रेल मार्ग गुजरता है इस्तांबुल तक, इस रेल मार्ग को कहा जाता है ओरिएंट रेल मार्ग, ओरिएंट रेल मार्ग। ठीक है, ओरिएंट रेल मार्ग बेसिकली पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। ठीक है, ये यूरोप का आप कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग में से एक है। इसके अलावा कुछ और चीजें आपको देखना है। यहां पर देखिए, ये है इटली, ये है स्विट्जरलैंड। तो इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में जो बाउंड्री बनाती है, चूंकि हमने बताया कि वहां पर आल्पस माउंटेन है, स्विट्जरलैंड और इटली इन दोनों क्षेत्र में, तो आल्पस माउंटेन में एक दर्रा स्थित है, एक पास स्थित है जिसका नाम है सेंट बर्नार्ड पास। सेंट बर्नार्ड पास जो है वो स्विट्जरलैंड और इटली का बॉर्डर बनाता है, सेंट बर्नार्ड पास। इसके अलावा ऑस्ट्रिया और इटली की बात आप करेंगे तो ये है आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया और इटली इस वाले क्षेत्र में भी आल्पस माउंटेन है, तो ऑस्ट्रिया और इटली का जो बॉर्डर बनाता है वो भी एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है ब्रेनन पास। तो ब्रेनन पास ऑस्ट्रिया और इटली का, और सेंट बर्नार्ड पास स्विट्जरलैंड और इटली का बॉर्डर बनाता है। ठीक है, इसके अलावा एड्रियाटिक तट पर अगर आप देखेंगे तो ग्रीस का एक शहर है वेनिस, यहां पर देखिए वेनिस है, और इसीलिए एड्रियाटिक को वेनिस, एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है उस वेनिस शहर को। ठीक है, एड्रियाटिक की रानी नाम से फेमस है वेनिस शहर। ठीक, तो इतनी बातें आपको यूरोप महाद्वीप के बारे में ध्यान में रखना है। यूरोप महाद्वीप की हमने पूरी की पूरी बात कर ली। ठीक है, अब यदि हम यूरोप महाद्वीप से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि यूरोप महाद्वीप के जो मुख्य मुख्य राजधानियां हैं वो किस किस नदी के तट पर स्थित है। हालांकि नदी पढ़ाते वक्त तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं एक बार सारी राजधानियों को आपको एक साथ रख देता हूं नदियों के किनारे। ठीक, तो सबसे पहले पेरिस की बात करें। पेरिस है आपका सीन नदी के तट पर। ठीक है, इसके बाद बर्लिन की बात करें। बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है वो है आपका स्प्री नदी के तट पर। बर्लिन कौन सी नदी पर? तो स्प्री नदी के तट पर। फिर वारसा की बात करें या वर्साव की बात करें, जो कि पोलैंड की राजधानी है वर्साव, वो किस नदी पर है? तो वो है विस्टुला रिवर के तट पर। विस्टुला रिवर के तट पर वर्साव है। ठीक है, इसके बाद पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। लिस्बन की बात करें तो ये किस रिवर के तट पर है? ये है टॉगस रिवर के तट पर है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। इसके बाद लियोन एक शहर है। ठीक है, लियोन राजधानी नहीं है, ध्यान रखना है। लियोन शहर है फ्रांस का, और वो किस नदी के तट पर है? तो वो है रोन नदी के तट पर। ठीक है, रोन नदी के तट पर। इसके बाद दो और शहर हमने देखा था, मिलान और तुरीन। मिलान प्लस तुरीन जो कि इटली के शहर थे, ये दोनों किस नदी के तट पर है? तो ये है पो रिवर के तट पर। तो मिलान और तुरीन ये भी राजधानी नहीं है, ये आपका शहर है। ठीक है, शहर हैं जो मिलान और तुरीन है इटली के, ये दोनों पो रिवर के कोस्ट पर स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था इटली की राजधानी रोम की बात करें तो रोम किस नदी के तट पर है? तो वो है टाइबर नदी के तट पर, टाइबर नदी। इसके अलावा वेटिकन सिटी की बात करें तो वेटिकन सिटी किस नदी के तट पर है? तो वो भी है टाइबर रिवर के कोस्ट पर। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी लंदन शहर की बात करें। लंदन की बात करें तो ये किस रिवर के तट पर है? तो ये है टेम्स के तट पर। ठीक है, लंदन टेम्स के तट पर है। ठीक है, इसके अलावा हैम्बर्ग की बात करें, हैम्बर्ग जो जर्मनी का एक बंदरगाह था, तो हैम्बर्ग किसके तट पर है? तो यह है एब नदी के तट पर, एल्ब नदी के तट पर।
इसके अलावा हमने बात की थी रॉटरडम रिवर की, रॉटरडम बंदरगाह की। रॉटरडम किस पर था? तो रॉटरडम था आपका, रॉटरडम ये था आपका राइन रिवर के कोस्ट पर, ठीक है, राइन रिवर के कोस्ट पर। इसके बाद अगर हम बात करें वियना रिवर की, डेन्यूब रिवर की अगर हम बात करें, तो डेन्यूब रिवर के तट पे हमने 4 राजधानियों को देखा था। सबसे पहले ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना, ठीक, फिर सर्बिया की राजधानी थी बेलग्रेड, फिर स्लोवाकिया की राजधानी थी ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा के अलावा एक और क्षेत्र था बुडापेस्ट, बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी थी, ठीक है। तो ये इतने नदियों के किनारे स्थित मुख्य रूप से जो शहर है उनकी बात हो गई। ये आपसे एग्जाम में मिलान करने के लिए अक्सर पूछा जाता रहा है, ठीक, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना बनती है, ठीक, ये बातें ध्यान में रखना है। इसके बाद एक और चीज आपको जो ध्यान रखना है कि कौन से सागर के तट पर कौन कौन से देश स्थित हैं उसकी बात हम कर लेते हैं एक बार, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिटेरेनियन सी की। मेडिटेरेनियन सी है आपका, मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के कोस्ट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो सबसे पहले आइए अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो देखिए यह है आपका मोरक्को, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। फिर अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद ट्यूनिस या ट्यूनीसिया, फिर लीबिया, लीबिया के बाद इजिप्ट यानी मिस्र। ये 5 देश हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं और किस भूमध्य सागर के तट पर स्थित हैं। एशिया में आप आएंगे तो भूमध्य सागर के तट पर आपको मिल जाएगा इजराइल, ठीक है, इजराइल के बाद लेबनान, लेबनान के बाद सीरिया, इजराइल, लेबनान, सीरिया और साइप्रस। हालांकि साइप्रस तो एक आइलैंड है लेकिन भूमध्य सागर के अंदर ही स्थित है, इसलिए ध्यान रखिएगा। साइप्रस की जो राजधानी है वह है निकोसिया, निकोसिया, ठीक है। तो ये 4 मुख्य रूप से, इसके अलावा टर्की, यहां पर देखिए यह है टर्की। तो टर्की चूंकि यूरोप और एशिया दोनों का है तो टर्की भी भूमध्य सागर से बॉर्डर साझा करता है, ठीक। तो एशिया के कौन कौन से? तो एशिया के यहां पे आपको इजराइल, लेबनान, सीरिया, साइप्रस और टर्की, ये देश जो हैं भूमध्य सागर से बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए और देशों की बात करें अगर हम, तो यहां पर देखिए ये आपका इस्तांबुल वाला एरिया है, तो इस्तांबुल भी टच करता ही है, ठीक, जो कि टर्की का ही हिस्सा है। इसके बाद देखिए ये है ग्रीस, ग्रीस आपका बॉर्डर टच कर रहा है भूमध्य सागर से, ठीक है। ग्रीस के बाद इधर आइए तो ये है अल्बानिया, अल्बानिया बॉर्डर टच करता है। अल्बानिया के बाद ये है मॉन्टेनिग्रो, मॉन्टेनिग्रो बॉर्डर टच करता है। मॉन्टेनिग्रो के बाद बोस्निया हर्जेगोविना, ये भी बॉर्डर टच करता है। उसके बाद क्रोएशिया, क्रोएशिया के बाद स्लोवानिया, ठीक, ये बॉर्डर टच करते हैं। ग्रीस, अल्बानिया, मॉन्टेनिग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया और स्लोवानिया। इसके अलावा इटली, ठीक है, इटली, इटली का ही देखें यहां पर ये द्वीप है सिसिली, ठीक, यहां पर ये है कोर्सिका, ये है सार्डिनिया, ये है आपका एक द्वीप, ठीक। तो ये देश हो गए। इटली के बाद अगर आप बगल में देखेंगे तो यह है फ्रांस जो मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर साझा करता है, ठीक। फिर ये है स्पेन, ये स्पेन भी मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर साझा करता है। तो इतने देशों को एटलीस्ट आपको ध्यान में रखना है जो मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर साझा करते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा द्वीप आपको यहां पर मिल जाएगा, उस द्वीप का नाम है माल्टा, माल्टा, ये भी मेडिटेरेनियन सी में ही स्थित है। तो ये भूमध्य सागर से बॉर्डर साझा करने वाले कंट्रीज हैं, इनका नाम ध्यान में रखना है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और इजिप्ट ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं। एशिया की बात करें तो इजराइल, लेबनान, सीरिया, साइप्रस और टर्की। यूरोप की बात करेंगे तो ग्रीस, अल्बानिया, मिस्र, मॉन्टेनिग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवानिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, ये देश हैं। इसके अलावा माल्टा नाम का एक द्वीप है, ठीक है। तो इतने जो देश हैं वो बॉर्डर साझा करते हैं मेडिटेरेनियन सी से, मेडिटेरेनियन सी से। यहां पर देखिए फिर से वही मेडिटेरेनियन सी ही है। मेडिटेरेनियन सी में हमने आपको बताया अभी
ये देखिए ये है माल्टा नाम का देश। ये भी यहाँ पर और चीजें क्लियर हैं, देशों का नाम आप देखेंगे तो और क्लियर दिख रहा है। ये माल्टा नाम का द्वीप है, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया मेडिटेरेनियन सी का, ठीक। मेडिटेरेनियन सी के बाद यहाँ पर एक छोटा सा देश मोनाको तो है, लेकिन मोनाको बॉर्डर टच नहीं करता है, इसलिए ध्यान रखना है। आगे ब्लैक सी की बात करें, काला सागर कौन कौन से देशों से बॉर्डर साझा करता है, तो काला सागर की बात करें तो यहां पर देखिए एक तो यह है टर्की, टर्की के बाद यहां पर देखिए तो यह है जॉर्जिया, एशिया का ही है। जॉर्जिया के बाद यह है रशिया का एरिया, तो रशिया। रशिया के बाद ऊपर देखेंगे तो यह है यूक्रेन, यूक्रेन बॉर्डर साझा करेगा। यूक्रेन के बाद यहां पर देखिए तो यह है रोमानिया, रोमानिया के बाद यहां पर देखेंगे तो बुल्गारिया। ये देश हैं जो बॉर्डर साझा करते हैं ब्लैक सी से, रसिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, ये देश बॉर्डर साझा करते हैं बेसिकली आपका जो ब्लैक सी है उससे, ठीक। आगे चलते हैं, कैस्पियन सी की बात करें तो कैस्पियन सी से जो देश बॉर्डर साझा करते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो ये आपका कैस्पियन सी है। तो एक तरफ आप देखिए ये है ईरान, यहां से बॉर्डर साझा कर रहा है ईरान। ईरान के बाद ये है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान देखिए ये पूरा बॉर्डर साझा कर रहा है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान के बाद ये है कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान देखिए ये पूरा बॉर्डर साझा कर रहा है। कजाकिस्तान के बाद ये है रसिया, तो रसिया बॉर्डर साझा कर रहा है। रसिया के बाद ये है अजरबैजान, तो ये अजरबैजान भी बॉर्डर साझा कर रहा है, ठीक है। तो ये इतने देश ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया और अजरबैजान, ये 5 देश बॉर्डर साझा करते हैं कैस्पियन सागर से, ठीक है। कैस्पियन सागर के बाद एक सागर है अरल सागर, यहां पर देखिए अरल सागर की बात करेंगे तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये दोनों बॉर्डर साझा करते हैं इस अरल सागर से, ठीक। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। आगे अगर देखें तो अजोव सागर की बात करें, अजोव सागर एक मैंने आपको बताया था काला सागर के अंदर ही है ना। यहां पर देखिए ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के से एक स्ट्रेट ऑफ कर्च है, कर्च की जलसंधि हमने देखा था जो सी ऑफ अजोव को जोड़ता है ब्लैक सागर से। और आप देखेंगे तो यूक्रेन को रसिया वाले क्षेत्र से अलग करता है, या क्रीमिया के प्रायद्वीप को रसिया वाले क्षेत्र से अलग करता है, ठीक है। तो सी ऑफ अजोव की बात करेंगे तो एक तरफ यूक्रेन है, ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र आपका यूक्रेन का है और दूसरी तरफ रसिया का है। तो रसिया और यूक्रेन के बीच में है सी ऑफ अजोव, ठीक। तो ये कुछ मुख्य सागर हो गए जिनके तट पर अवस्थित देशों को भी हमने देख लिया, ठीक है। ये है अजोव सागर, देखिए यूक्रेन, ये है आपका यूक्रेन, ये है आपका यूक्रेन, ये है रसिया और ये है आपका अजोव सागर, ये इन्हीं दोनों से बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी यूरोप महाद्वीप की जो चर्चा है वो पूरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमने यूरोप महाद्वीप में एक सीरियल में चीज़ों को देखने की कोशिश की, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप कई बार जब मैप में देखेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। और चूंकि ब्लैक सी आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, कारण क्या है, यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है वो, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। मैप को 1 बार 2 बार 4 बार जब देखेंगे तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर रोकेंगे। अगले सेशन में हम अपने लास्ट कॉन्टिनेंट की तरफ चलेंगे जो कि है एशिया, एशिया महाद्वीप को देखेंगे और फिर हमारी जो चर्चा है वो कंप्लीट हो जाएगी। बाद में मैं आपको एक 5 मिनट में ओवरव्यू अंटार्कटिक जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसके बारे में दे दूंगा। उससे बहुत ज़्यादा कुछ पूछे जाने की संभावना नहीं होती, इसलिए उस पर हम बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।